बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल-अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर देते हैं कि रवाबर्स मस्जिद नबवी के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर अल-खुदैफ़ी खुतबा हज देंगे और इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने भी ऐलान कर दिया है और कन्फर्म कर दिया है कि मस्जिद नबवी के इमाम व ख़तीब शेख अली अल-खुदैफ़ी मंगल यानी कि 26 मई 9 ज़िलहज 1447 हिजरी को अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। जी हाँ, और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम व ख़तीब शेख अली हज़ैफ़ी का शुमार न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर में कुरान करीम के मुमताज़ कुरान में होता है। और यही नहीं, शेख अल हज़ैफ़ी इससे कबल मस्जिद कबा और मस्जिद अल हराम के भी इमाम और ख़तीब रह चुके हैं। तो ख्याल रहे कि सऊदी अरब में आज से ज़िलहज का आगाज़ हो चुका है और मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा, जबकि ईद उल अज़हा बुध यानी कि 27 मई 2026 को होगी। पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा एक ही दिन मनाई जाएगी और हज का खुतबा भी सुना जाएगा। और हमेशा जो है वो मुसलमानों के अंदर हम देखते हैं कि तफरीक सी पाई जाती है, या फिर चांद कुछ ममालिक में पहले नज़र आता है, कुछ में बाद में नज़र आता है। तो इसलिए ईद के औकात या ईद के दिन भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा तमाम मुसलमान किसी भी कोने में मौजूद हों, वो एक ही दिन पे ईद मनाएंगे और हज जो है उसके तमाम रुकन भी वहाँ पर पूरे किए जाएंगे। और जो हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं और आज से वो अपने तमाम जो रुकन हैं उनका आगाज़ कर चुके हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज़ की अब बात कर लेते हैं, जिसमें जिक्र होगा इस वक्त जंग के। एक बार फिर से बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। इस खिते डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगभग 6ठी बार अपनी जो डेट थी उसे एक्सटेंड तो किया गया है और अपने इत्तेहादियों को एक बार उन्होंने कमज़ोर दिखाया और कहा कि कतर, अबू ज़हबी और सऊदीया के कहने पर उन्होंने जंग को टाला है। ईरान पर 2 से 3 दिन तक वो दोबारा से हमला भी कर सकते हैं। ट्रंप ने एक नई धमकी भी इस मौके पर दे दी है और कहा है कि ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुम्मे या हफ्ते को, फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल क्या वाकई एक धमकी तक महदूद है या इस बार संजीदगी से इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सालहट टेस्ट का 5वां रोज़, चौथे दिन के खेल का इख्तिताम। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेट दरकार। इस पर भी होगी तफसील से बात। लगता यह है कि बांग्लादेश ये सीरीज़ ले उड़ेगा। जी हाँ, और फिर बात होगी बच्चों की पैदाइश में आलमी कमी इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। स्मार्टफोन दुनिया को कैसे वीरान कर रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सद्देबाब के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और उसके बाद बात होगी सना यूसुफ कत्ल केस की। अदालत ने उमर हयात को मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना दी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को उनके घर में कत्ल किया गया था और ये एक टिकटॉकर स्टार थी जिनको उन्हीं के घर पर कत्ल किया गया था और अब उनके मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। इस पर भी तफसील से बात। और आइस क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से पेशरफ्त। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए पिंकी की लाहौर मुंतकिली से मुतल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। अब तक इस केस में कौन कौन शामिल है और क्या इंकशाफात किए गए हैं, अनमोल उर्फ पिंकी की तरफ से आगे क्या पेशरफ्त मुतवक्के है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सूरत हाल है इस केस के अंदर काफ़ी लोगों को अपनी लपेट में लेते हुए दिखाई दे रही है। हमने आपको अभी बताया कि हमारी टॉप 5 स्टोरीज़ के अंदर भी इसका तस्करा है, अनमोल उर्फ पिंकी, और इसके हवाले से इंकशाफात का सिलसिला तो जारी है और बहुत से किरदार इसमें अभी भी सामने आ सकते हैं। अब ये कि एक तो इस खातून की चालाकी भी है कि वो इस केस को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है और मीडिया के साथ जब इसका इंटरेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वो नाम लेती है जिससे उसको हिमायत मिल सके अवामी सतह पर और लगे कि वो किसी दबाव में बयान दिलवा रही है। ख़ासतौर पर जो बनी गाला का उसने तस्करा किया, वो भी एक ऐसी कोशिश दिखाई देती है। हकीकत क्या, हम यकीनी उम्मीद करते हैं कि पुलिस ये उगलवा सकेगी। बिल्कुल, इससे पहले ये कोकेन क्वीन थी, अब ये आइस क्वीन बन चुकी है। अब आगे आगे चलकर और कितने ताज इसके सर पर सजने हैं ये भी देखेंगे। लेकिन जो इसके खिलाफ लाहौर में मुकदमात दर्ज थे उनकी तफ्तीश के लिए अनमोल पिंकी की लाहौर मुंतकिली से मुतालिक भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस जो है वो लाहौर तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त भी मांग ली है।
इस हवाले से अब देखते हैं कि कब तक उसे लाहौर में मुकदमात का सामना करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मुकदमात उस पर लाहौर में दर्ज हैं, कुछ कराची में दर्ज हैं और वो इस वक्त बहुत सारे मुकदमात में मतलूब है। हमारे साथ मौजूद हैं शिराज निसार साहब, नुमाइंदा एक न्यूज़ हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे शिराज साहब आपको, और क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस केस के ऊपर और अभी तक के जितने हक़ाइक़ सामने आए हैं वो काफ़ी हैरान कुन भी हैं, क्योंकि उसमें सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आ रहे हैं, आला ओहदेदारान के नाम भी आ रहे हैं और आम फैमिलीज़ के और इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी उससे बड़े मुतासिर हुए हैं। तो इसको किसकी सरपरस्ती आखिर हासिल थी? रवाबत तो इसके बहुत, इसने खुद जो नाम भी लिए हैं वो बड़े बड़े रवाबत, बड़े बड़े ताल्लुकात नज़र आते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी असामी जिसकी सरपरस्ती में ये मोहतरमा क्वीन बनती चली गई और इनके साथ जो इनके किंग हैं अब वो इनके साथ मिलकर गैंग चला रहे हैं या सेपरेटली चला रहे हैं? बिल्कुल इशाल, आपने ठीक कहा। जो आइस किंग भी साथ मौजूद है, हम आइस क्वीन की तो बात कर रहे हैं, जो इसका साबिक शोहर है नासिर, उसके सगे चचा वो सेशन जज लाहौर भी रहे, सेशन जज सरगोदा भी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरपरस्ती करते हैं, लेकिन जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं उनके 2 भाई एडवोकेट हैं और जिनके बारे में एडिशनल आईजी सिंध वो कह रहे हैं कि उनका जो कराची वाला चैम्बर है उसमें कोकीन रखी जाती थी, उन्होंने बरमला कहा है मीडिया के सामने। अब जब इस तरह की सरपरस्ती हासिल हो, खामद एक डीएसपी जो दूसरा है और जो पहला खामन था उसका चचा सेशन जज, 2 भाई वकील, अभी का मौजूदा जो हस्बैंड है वो डीएसपी है। अब कुकीन आइस क्वीन तो वो बनी, लेकिन कैसे बनी ये नहीं बता रहा कोई। 8 बहन भाई जब कसूर से कराची जाते हैं अपने वालिद के साथ, तो वो उस वक्त तो आइस क्वीन नहीं थी। कराची में जाके उसने जब 14 साल की उम्र में किसी बड़े मंशियात फरोश के साथ मिलकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। डांस पार्टीज में जाकर वो स्कूटी पे कुकीन दिया करती थी। फिर 3-4 साल उसने जब ये काम किया तो फिर उसने डिसाइड कर लिया कि जब आला ताल्लुकात उसके बन गए, जो बता रहे हैं कि 550 सफ़ात लिखे गए हैं एडिशनल आईजी की तरफ से, तो शर्जील मेमन साहब ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, पूरी किताब सियासतदान है, पूरी किताब लिख दी है कि जी हमें सबका पता चल चुका है जो खरीदते थे, लेकिन हम उनके नाम सी गैर राज में रखना चाहते हैं। तो ये मुझे ये इस बयान की समझ नहीं आई कि अगर एक 16 साल की लड़की को जो कोकीन फरोशी करवाई जा रही है, लेकिन जो कोकीन खरीद रहे हैं, जिस तरह ये कहा गया है कि जब अरबों की बात आ जाए किसी भी, चाहे वो 2 नंबर काम है, तो उसमें बहुत से पुलिस अफसरान, बहुत से सियासतदान खुद तो यही बताएं शिराज साहब, इसमें कौन कौन से पुलिस अफसरान, कौन कौन सी बासर शख्सियात है, किसी का नाम अभी तक सामने आ सका या सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें? देखें जी, 11 पुलिस अफसरान मुअत्तल जो कर दिए गए हैं, क्या मजाक है? एक एसएसपी पर ये इल्ज़ाम लगाकर, हसन पर जो एसएसपी सिटी है, कि जी इसने उसको प्रोटोकॉल दिया है, तो किसके कहने पे दिया उसका नाम नहीं आ रहा। कि जो पुलिस एहलकार उसको पहली पेशी पर जो रिकॉर्ड ही नहीं लेके गए। एडिशनल आईजी साहब से मेरा सवाल है कि आपने जो वीडियो बनाई है वहाँ पे एक मजाका गई कि जब पुलिस जाती है तो आगे से मुस्कुरा के वो वेलकम कर रही है, तो वो सारी दुनिया को पता चल चुका है वो क्या था। नवाब टाउन लाहौर में जो उसका घर था, उसने वहाँ पर क्यों घर लिया किराए पे? चूंकि इस बात की तस्दीक जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के कंसल्टेंट हैं जुल्फकार अली वो कर चुके हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उस रहायश के करीब जिसमें 78,000 स्टूडेंट हैं, और एक रिपोर्ट बाकायदा ऊपर तक गई है कि 6,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो नशा कर रहे हैं। और जिस जगह पे वो नवाब टाउन पकड़ी गई है उसके करीब 11 हॉस्टल्स हैं, और वहाँ पर इलाके के लोगों ने जब हम गए हैं तो उन्होंने कहा थोड़ा सा घर के बाहर तो पुलिस भी अच्छा शिराज साहब, हमने एक आपस में तनाज़ा भी देखा है दोनों सूबों के दरमियान। कराची पुलिस की तरफ से दावा किया गया, एक वीडियो भी जारी की गई कि हमने इसको कराची से पकड़ा है, बाद में मुद्दा खुला कि इसकी गिरफ्तारी तो लाहौर से हुई है। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि इसको तफ्तीश के लिए जो मुकदमात यहाँ पे दर्ज हैं दोबारा से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। तो क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? दोनों सूबों के दरमियान भी कोई तनाज़ा है और क्या वहाँ पर सही तफ्तीश नहीं हो रही, को इसको यहाँ पर दोबारा लाना पड़ रहा है? जुनैद, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। अब जो एडिशनल आईजी कराची है शहजाद, 4 महीने पहले उनको वहाँ पे तैनात करवाया गया, एक आला सियासी शख्सियत ने उसको लगवाया। उससे नीचे जो 7 अफसर उससे सीनियर थे, लेकिन उसको लगवाया गया। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार वो कह रहे हैं जी लाहौर बैठकर पूरे पाकिस्तान में कोकीन फरोख्त करती रही, लाहौर बैठकर करती रही। भाई लाहौर करती रही है, नाहली तो है। अब जो 5 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं, अभी डीएज इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा ने जो SPCRO हैं राना जाहिद, उनकी सरबराही में टीम बनाई है। हमारी राना जाहिद से भी बात हुई है। अभी जो पुराने मुकदमात हैं जो चल रहे हैं कई सालों से, भाई उसमें कोकीन फरोख्त जो की गई उसके भाइयों पे मुकदमात हैं,
नाम आया पिंकी का, लेकिन तफ्तीश नहीं हुई, ना उसको इश्तहारी करार दिया गया, ना ही उसका CRO बना। अब जो इंचार्ज हैं SP CRO राना जाहिद, उनकी सरबराही में ना सिर्फ उन तमाम तफ्तीशी को गुज़िश्ता रात बुलवाया गया, उनसे तहरीरी बयान लिखवाए गए, और अब एक बड़े पैमाने पर लाहौर में भी जो पुलिस अफसरान जिम्मेदार है, अगर मेरिट पर इंक्वायरी हुई, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको शक है क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने तो नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने तो बड़ा सख्ती से कहा है कि इसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए और इसका जो भी इसमें मुलव्वस है उसको भी सामने लाया जाए। तो अभी आपको शक है? जुनैद साहब, पंजाब बैंक का भी नोटिस लिया गया था और 200 अरब रुपए की बात थी, लेकिन 12 दिन बाद वो इंक्वायरी सुर्ख फीते की नज़र हुई, आज तक नहीं पता। इसी तरह के बेशुमार नोटिस हैं जो नोटिस बराए नोटिस हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती जो होती है ना, जो आपने भी बचपन में देखी, बच्चा जब होता है ना तो उसको ये लग रहा होता है कि ये मार रहे हैं, तो जब बड़ा हो जाता है फिर उसको पता चलता है यार ये तो सारा स्क्रिप्टेड है। तो ये वो नूरा कुश्ती चल रही है। अब पिंकी जो अब कह रही है, जो एक बयान ने वहाँ पे थरथल्ली मचाई है कि हम तो डूबे हैं सनम, अब तुम सबको भी ले डूबूंगी, तो वो सब नहीं डूबना चाहती जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की को जब आप खुद इस्तेमाल करके उसको आइस क्वीन बनाएंगे। अब जो नासिर उसका हस्बैंड है, वजीराबाद से बिलोंग करता है, उसके जो वालिद मंजूर, वो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बेची, उन्होंने शादियाँ की। नासिर अपने 2 एडवोकेट भाइयों के साथ लाहौर आ गया। अब एक उसका भाई राना माजिद है, वो बिल्कुल भी इस काम में नहीं है, लेकिन जो उसका दूसरा भाई राना मंसूर और शाहजोर, वो पहले लाहौर में गेस्ट हाउसेज में काम करते रहे, वहाँ पे शराब की सप्लाई करते रहे। फिर उन्होंने कोकीन बनानी सीखी। आइस क्वीन जो पिंकी है, उसको आइस क्वीन किसने बनाया? नासिर ने, जो उसका शौहर है, जिसने 2014 में शादी की और 2021 में उसको डिवोर्स दी। अच्छा, लेकिन शराज साहब ये तो पुरानी बातें हो गई कि उसने पहले शौहर ने, साबिका शौहर ने उसे आइस क्वीन बनाया या कोकेन क्वीन बनाया, उसके बाद उसकी सेकंड मैरिज होती है और वो DSP लेवल का बंदा, फिर भी इसके बावजूद वो आइस क्वीन भी रही, वो कोकेन क्वीन भी रही, वो उसने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया और वो चलाती भी रही। तो इस शौहर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर DSP की, और क्या उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? और जो चचा की बात की जा रही है, जो सेशन जज हैं, उनको भी क्या शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि ये भी बात कही जा रही थी कि उनके इमाम पर या उनका नाम इस्तेमाल करते हुए, जो जहाँ पर भी मूव करता था या जहाँ पर भी जो भी कार्रवाई होती थी उसके अगेंस्ट, तो वो उनका नाम इस्तेमाल करता था। तो क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, जहाँ से ये काम शुरू हो रहे हैं, जहाँ से उसे सपोर्ट मिल रही है, पहले तो फैमिली से शुरुआत होगी, उसके बाद जो बड़े बड़े नाम वो कह रही है जिनको ले डूबने की वो बात कर रही है, फिर उनके ऊपर आ जाते हैं। इशाल, हम जड़ तक पहुंचना ही नहीं चाहते। ये आप भी देखेंगी कि ये क्या होता है, पिंकी वाला केस कहाँ जाएगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं, एक तनावर दरख्त बन चुका है। यहाँ पर कोकीन, गेस्ट हाउसेस और इस तरह के जो काम है, मंशियात फरोशी, वो पुलिस की और कई सियासतदानों की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। तो वो जड़ें हैं, जड़ें तो वो हैं, उनको कौन पकड़ेगा? नोटिस लिए जाते हैं, जिस तरह अब 2 CCD के अहलकार हिरासत में ले लिए गए हैं, 11 मुअत्तल किए गए, और उन्होंने बड़ी बहन बनाया हुआ था पिंकी को, वो राब्ते में थी। यहाँ पे जॉर्डन गैंग इंटरनेशनल मंशियात फरोशी करता था, तो OCU के 2 भाई कांस्टेबल, जहूर और उसका साथी एक और, वो दोनों जेल में, वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। तो यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जिसकी आपने बात की DSP राना इकराम, उसको एक यूनिट बनाया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में एक नार्कोटिक्स का यूनिट बनाया गया पुलिस ने। अब उसका इंचार्ज उसको लगा दिया गया राना इकराम को, जो उसने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया जब, तो ये पिंकी का बयान है कि मैं 15 दिन CIA कोतवाली लाहौर में रही हूँ। तो वहाँ पर एक SP भी गया, उसने भी तफ्तीश की, तो फिर ये भी उसी ने कहा है कि 7 करोड़ रुपया हुंडी के जरिए दुबई से भी आया, तो वो किन किन में बांटा गया। अब यही जो बात हमने DIG इन्वेस्टिगेशन से की है, ज़िशान रजा से, तो उनका ये कहना है, जो आज से पहले 60 IG भी यही कह चुके हैं कि हम मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, जो जो जिम्मेदार होगा। इतना टिपिकल। लेकिन शराज साहब, अभी जिन जिन के गर्दनों पर छुरियां आई हुई हैं या जिनके नाम सामने आने का उन्हें डर भी है, वो तो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इस केस को बोगस बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। उस घर को मुतनाज़ बना दिया गया कि यहाँ पर पिंकी रहती ही नहीं है, ये घर हमारा है, कोई और खातून उठाई। और अभी तक इतने सारे केसेस, जब केसेस की भरमार हो जाती है ना, तो फिर तफ्तीश जो है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है, और जब तफ्तीश कमज़ोर पड़ने लगती है तो उसको बोगस बना के खारिज कर दिया जाता है। ये हम सब जानते हैं। जैसे आपने भी बैंक की बात की कि बैंक के भी केसेस निकले थे। कत्ल का मुकदमा वो इतना मज़हका खेज है कि वो अगर जिस दिन उसकी वो ट्रायल होगा तो दूसरी पेशी पे मुझे लग रहा है एक बंदा मरता है, उसके पास एक सिगरेट की डब्बी पड़ी है
और उसके ऊपर लिखा हुआ है अनमोल पिंकी, तो उसको शामिल कर लिया गया जी ये कत्ल में भी पिंकी शामिल है। और भाई किसी के पास कार्ड पे लिख के फेंक दो किसी का नाम भी, अच्छा, एक मारूफ ब्रांड की भी बात हो रही है। एक मारूफ ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया जाता रहा, डिलीवरी के लिए उनके हैंड बैग्स भी इस्तेमाल होते रहे। क्या ऐसा भी कोई मुद्दा सामने आया? उस ब्रांड का क्या मौक़िफ़ है? जुनेद साहब, उससे भी अगली खतरनाक बात यह है कि उसने लूट सेल लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे। जी हाँ, और 2-3 हज़ार उसके कारिंदे हैं जिसका एडिशनल आई ने जिक्र किया है। लाहौर डिफेंस फेज 5 में उसके पास 20 लड़कियां थी। जब कोई कस्टमर आते थे तो वो इंग्लिश भी बोलती थी और इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी लाहौर में। तो वो वहां पे तस्दीक की गई है कि पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी होती थी, बाजी पिंकी को लोग पैसे भी लेने जाते सन। तो जो 5 मुकदमे दर्ज हैं कोट लखपत में, इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी, गुजरपुरा बगी एक मुकदमा सामने आ गया, उन सब में पिंकी का नाम है। तो वो भी उसका सीआरओ क्यों नहीं बना? एक स्टूडेंट 18 साल का, उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो उसका सीआरओ बन जाता है पर्चा देके। लेकिन शराज साहब यहाँ पर लगता ये है कि इस केस का कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी जगहें सामने आ चुकी हैं या जितने अभी भी नेटवर्क चल रहा है, तो अगर क्रैकडाउन करना होता या इसके खिलाफ कोई मजबूत केस बनाना होता तो अब तक वहाँ पर जो है वो छापे भी हो रहे होते, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा होता, पहले तो पूरे के पूरे वो जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाता ना। अभी भी वैसी कार्रवाइयाँ भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। अब जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ करीब बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर गार्डन टाउन के एक बहुत बड़े बैंक की ब्रांच में उसका अकाउंट था और जहां से 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तो जब मैं खुद भी मिला हूं जाके और जब उस मैनेजर को भी उन्होंने तफ्तीश के लिए बुलाया कि ये अकाउंट कैसे खुल गया, तो जो अभी मैनेजर है उन्होंने कहा जी मैं जब ये अकाउंट खुला था तो मुझे 2.5 महीने हुए थे, ये पहले का खुला हुआ है। तो उसमें एक कंपनी के नाम का अकाउंट खुलवाया गया और वो सैलरी अकाउंट बना के ट्रांजैक्शन हो रही है। तो कौन कौन जिम्मेदार है? अकाउंट सैलरी अकाउंट तब बनते हैं जब बैंक की टीम जाती है, तस्दीक करती है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे तो ऐसे ड्राइवर्स के अकाउंट सामने आए हैं जिन्होंने बाद में कहा कि हमें तो पता ही नहीं है ये अरबों रुपए कैसे आ गए। अब एनसीसी आई है और एफआईए को भी शामिल कर लिया गया सिंध पुलिस के साथ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी तो उनमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं। इसको आगे रखा, ड्राइवरों के नाम पर प्रॉपर्टी रखी जाती हो, वहां पर अब क्या सोच सकते हैं? देखिए आज एक सीसीडी का इजलास हो रहा है, देखिए बड़ी अजीब सी बात है। क्या वो साबिक वजीर आजम रही है? पहले उसको प्रोटोकॉल दिया गया, आज सीसीडी इजलास कर रही है। सीसीडी से 2500 अफराद साथी छुड़ा कर ये सारे जितने भी पॉइंट आप रेस कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब लाहौर मुंतकिली के बाद इसके जो असल हकायक हैं, जो छुपे हुए किरदार हैं, जिनको वो ले डूबने की बात कर रहे हैं, उनको भी मंजरेआम पर लाया जाए और इसे टेस्ट केस बनाया जाए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, सियासी मकासद के लिए इसको उछाला ना जाए। बहुत शुक्रिया शराज साहब, हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त महाज खोले हुए हैं, एक और धमकी उनकी आ चुकी है ईरान पर हमले की। ये कितनी हकीकत पर मबनी है और कितना फसाना है, इस पर एक ब्रेक के बाद वो भी कहते हैं कि हम भी बाकी सबको ले डूबेंगे, तो इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद से। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला कर सकते हैं, ट्रंप की एक नई धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है और ईरान के पास अब भी जवाबी कार्रवाई की थोड़ी सलाहियत बाकी है जो कि वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुआहिदा ना हुआ तो आने वाले दिनों में शायद उन पर दोबारा हमला करना पड़े। पहले वो ये कह रहे थे, कल के रोज़ जो उनका बयान सामने आया था कि यूएई, सऊदी अरब और टर्किया के कहने पर उन्होंने जो है वो कुछ अरसे के लिए रोक दिया है, वो अब हमला नहीं करने जा रहे, दूसरा फेज़ जो है वो शुरू नहीं होने जा रहा, लेकिन अब फिर वो धमकी दे रहे हैं। तो इस धमकी को किस तरह से सीरियस लिया जा सकता है या नहीं? हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक की जानिब आएंगे। और अभी जो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक धमकी अमेज़ बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अगर 2 से 3 रोज़ में नहीं मुआहिदा होता तो फिर ईरान पर हमला हो सकता है और ये शदीद हमला होगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ईरान बड़ा तिलमिला रहा है और वो चाहता है जल्द से जल्द ये हमारा मुआहिदा हो जाए। अगर ईरान मुआहिदा करना चाहता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या मुआहिदा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके बयानात किसी कोई तालमेल नहीं बैठता, आपस में समझ नहीं आती है। वो एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात हो जाए। तो आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या फिर अगला हमला होने जा रहा है? क्या कुछ हो सकता है इस हमले के अंदर? जी पहले तो बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को। देखिए ये प्रेशर टैक्टिस है, ये इस वक्त ब्लफिंग चल रही है।
वजह यह है कि बहुत सारे प्रेशर हैं विद इन अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, चाहे वो जूइश लॉबी की सूरत में हो, मागा की सूरत में हो। इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मार्च 2026 में तकरीबन $61 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट नज़र आ रहा है। पब्लिक ओपिनियन फेवर नहीं कर रही और इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे। साथ में जो चाइना का दौरा हुआ है उस पर भी डेफिनेटली इस तरह की बातचीत हुई होगी और वहाँ से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की वापसी पे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी किसी बात का इशारा कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ वो चाहते हैं कि मैक्सिमम कंसेशंस एक्सट्रैक्ट किए जाएं ईरान से। लेकिन इसके साथ में दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि क्या इस वक्त अमेरिका के हक़ में है कि मुआहदा हो जाए। आप और मैं कहेंगे बिल्कुल ये अमेरिका के हक़ में है, बिकॉज अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। कल कांग्रेस ने एक एस्टीमेट दिया है कि $29 बिलियन का नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो कहते हैं $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है, बिकॉज $40 बिलियन का नुकसान तो सिर्फ एयर एसेट्स की मद में हुआ है। इसके साथ जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर, उनकी इकॉनमी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और फिर दुनिया में फूड शॉर्टेज का भी क्राइसिस आ रहा है, एनर्जी का भी क्राइसिस आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जो करंट इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें चाइना नंबर 1 पे जा रहा है, अमेरिका नंबर 2 पे होने का उसको ख़तरा है। इस सूरत हाल में क्या अमेरिका ये पसंद करेगा कि अपने आप को नंबर 2 पे रखे और चाइना को नंबर 1 पे रखे? इस हवाले से जो करंट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसने चाइना को राइज दिया है और उसकी वजह ग्लोबलाइजेशन है। एक तरफ सस्ती एनर्जी है जो कि मिडल ईस्ट से आ रही है और दूसरी तरफ हब ऑफ इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन है जो कि चाइना के अंदर है और इन दोनों का आपस में रिश्ता है। तो लिहाजा अगर यहाँ पे क्योस होगा तो उस सूरत हाल के अंदर इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, न सस्ती एनर्जी आएगी और न ही प्रोडक्शन होगी। दूसरी तरफ अमेरिका ये समझता है बिकॉज उनके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, तो मजबूरन जो अमेरिका की 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है चाइना के अंदर वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी और उनके पास एनर्जी मौजूद है, चाहे वो वेनेजुएला की सूरत में हो या अपने ज़खायर की सूरत में हो। लेकिन बज़ाहिर जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं उसमें अमेरिकन इकॉनमी को भी धचका पहुंचा है। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 4% पे खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इस सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और गालिबन यही वजह है, ये डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला किया है कि न फैसला करना ही उनका फैसला है और यही अमेरिका के मफाद में। ठीक है। अच्छा, अभी इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि अमेरिका खुद को मजबूत और अपने इत्तेहादियों को कमज़ोर दिखाते हुए एक बार फिर से ये कह तो रहे हैं, जिसने आप भी कह रहे हैं कि ब्लफ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कतर के कहने पे, सऊदीया के कहने पे, हमने अबूज़ैबी के कहने पे इस बार हमले को रोका है। तो क्या ऐसा ही है? लेकिन अगर ऐसा करके भी वो हमला करने की धमकी दे रहे हैं तो इसको किस तरह से समझा जाए? क्योंकि हम जो मूवमेंट देख रहे हैं, जो 4 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले हमने देखा कि दर्जनों की तादाद में उनके जहाज़ मिडल ईस्ट से गए हैं, इजराइल पहुंचे, जंगी साजो सामान पहुंचाया, दीगर यूरोपीय ममालिक में भी, और जिसमें 2 वजूहात बताई जाती हैं कि एक तो दोबारा से एम्पावर करना इजराइल को और वो महफूज ठिकाने जहाँ पे इस खत्ते से निकाल के उन तमाम साजो सामान को वहाँ पहुँचाया जाए अगर मुमकिन तौर पर ईरान की कार्रवाई होती है। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या बता रही है? ये भी सब एक दिखावे के लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। चूंकि देखें 3 सिनारियोज हैं पॉसिबल। एक सिनारियो तो ये है कि इस ब्लॉकेड को इसी तरह रखें और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस वक्त डबल ब्लॉकेड, एक ईरानियों ने किया हुआ है, एक अमेरिकन ने किया हुआ है। इस सूरत हाल में अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर दुनिया में बढ़ेगा तो अमेरिका में भी बढ़ेगा, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इट इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज। एक हिस्से में जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट दूसरे हिस्से में भी होगा। तो उस सूरत में भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर आता है। अगर तो आप करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, दूसरा सिनारियो, उस सूरत हाल में ईरान भी रिटेलिएट करेगा और ईरान ने धमकी लगाई कि उस सूरत में वो यूएई को ज़मीन से मिटा देगा। और यही वजह है कि इजराइल ने कहा यह जा रहा है कि खामोशी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप से राब्ता करके कहा कि हमें यूएई को बचाना है। तो लिहाजा ये जो रिक्वेस्ट है जो आपने जिस तरफ इशारा दिया, ये इजराइल की तरफ से आई थी, न कि इन ममालिक की तरफ से आई थी। और उसका एविडेंस ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को उन्होंने अया किया कि इन हुक्मरानों को तो पता भी नहीं है कि कब जंग दोबारा शुरू होनी है।
तो वो रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? और अगर उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे अमल ही करना था तो वो तो इस जंग के हक में नहीं थे, वो तो शुरू से मना कर रहे थे। तो फिर इस तरह से इन्होंने जंग का आगाज क्यों किया? इसके साथ यूएई ने दोबारा अप्रोच किया है पाकिस्तान को। गालिबन यूएई चाहता है कि अब ये दोबारा जंग ना हो, बिकॉज उसको अपने वजूद का खतरा मालूम हो रहा है। और फिर ये जो मैसेज है ईरान ने, ये मैसेज दो तरीकों से दिया है। एक तो चाइना और रशिया को क्लियर किया है कि हम यूएई को मिटा देंगे। दूसरा, उन्होंने ये मैसेज दिलवाया है खातिमुल अंबिया के जो कमांडर हैं मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही, उसके जरिए से दिलवाया है। तो लिहाजा ये दो रीजंस हैं। तीसरा रीजन जो है वो पेंटागन की रिपोर्ट है। पेंटागन की रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इस वक्त जो ईरान की डिटेक्शन की जो कैपेबिलिटी है, जो अमेरिकन एयर एसेट्स के हवाले से, वो ज्यादा बढ़ गई है इन दिनों के अंदर, और एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। पहले ही 40 बिलियन डॉलर्स का डॉक्टर साहब शायद डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की ईरान में थोड़ी सी सकत मौजूद है और उसको भी वो बाकी नहीं रहने देंगे और ना ही उन्हें जौहरी हथियार रखने की इजाज़त देंगे। लेकिन जिस डील की वो बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि ईरान बेताब है, क्या वाकई ईरान बेताब है इस वक्त डील करने के लिए? क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आ रहा, और क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है? और दूसरा, वो क्यूबा की भी बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के हवाले से भी कहते हैं कि रजीम चेंज का तो नहीं पता, लेकिन क्यूबा को उनकी मदद की ज़रूरत है। तो क्या अगला हमला क्यूबा पर हो सकता है? क्यूबा हथियाने के भी मूड में नज़र आते हैं वो। जी, क्यूबा के बारे में भी इंसर्कलमेंट है और वहाँ पे हर किस्म की जो शिपमेंट है उन्होंने रोकी हुई है। एक किस्म का क्यूबा का भी ब्लॉकेट किया हुआ है। और क्यूबा के कल सदर ने धमकी दी थी कि अगर आप हमला करेंगे तो ब्लड बाथ को आप देखेंगे। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि क्यूबा ने तकरीबन 300 लीथल ड्रोन्स लिए हैं रशिया और ईरान से। तो क्यूबा भी तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स का ये जो तरीका है, ये तो हमें पता है कि वो इसी तरह से करते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि वो जो हम कहते हैं ना डॉनरो डॉक्ट्राइन, जो असल में मोनरो डॉक्ट्राइन है 1823 का, जिसमें वो कहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो किसी बाहर से आने वाले किसी और ताकत को उसमें हिस्सा नहीं देंगे। तो उस पे वो अपनी अजारादारी को बरकरार रखना चाहते हैं। और ईरान के हवाले से जो एम्बैरसमेंट हुई है, कैपेबिलिटी की जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने लूज की है, वो वहाँ पे क्यूबा के मद के अंदर वो पूरा करना चाहेंगे, बिकॉज नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। जहाँ तक मामला है कि ईरान बेताब है उसके लिए, डील के लिए, ईरान की ख्वाहिश ज़रूर है कि डील हो जाए। उसकी ख्वाहिश ज़रूर है कि जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं वो खुल जाएं, सैंक्शंस हटाए जाएं। लेकिन ईरान इतना बेताब भी नज़र नहीं आ रहा। और ईरान के अंदर हम आहंगी का आलम यह है कि 3 करोड़ लोगों ने बसीजियों को ज्वाइन किया है। और मैं यही कहता हूं, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि 3 पॉसिबल सिनारियोज में यही कर सकता है ना, या तो अमेरिका ब्लॉकेट को जारी रखे, तब भी अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान है, या सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसके मद में ईरान भी रिटेलिएट करेगा और अमेरिका के उन तोतों पे हमला करेगा जिसमें अमेरिका की जान है। और तीसरा जो है वो तोते कौन हो सकते हैं? तोते तो मिडल ईस्ट में अमेरिका के पार्टनर है और इजराइल है इनफैक्ट। और इजराइल तो इतना एग्जॉस्ट हो गया था, वो आपको याद होगा वो चैनल 13 ने एक खबर लीक की थी जिसमें इजरायली कमांडर्स ने वीडियो पे कॉल की अमेरिकन पेंटागन कमांडर्स को कि खुदारा आके हमारी मदद करें, इंटरवीन करें, अदरवाइज हम कोलैप्स करने लगे। जी हाँ, उनके जो तो स्टॉक प्राइस थे वो कम हो गए थे तो इंटरसेप्टर्स की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान जो कि एक मीडिएटर का किरदार अभी तक अदा करता रहा है और अभी भी बैकडोर राब्ते उनके जारी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने 3 से 4 रोज़ पे मबनी राब्ता किया। लेकिन अभी रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपने 8000 फौजी दस्ते तैनात किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स वहाँ पे तैनात किए हैं। खुदा न खास्ता मामला बढ़ता है तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान भी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान भी कार्रवाई करने की पोजीशन में तो नज़र नहीं आता। अब हम आ जाते हैं ईद कुर्बान की तरफ। तो ईद कुर्बान, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त कुर्बानी के जानवर बड़े ही महंगे हो चुके हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ये फरीज़ा इब्राहिमी जो है वो अदा करे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करे। लेकिन किस तरह से, अगर जानवर ही आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगे तो फिर किस तरह से आप कुर्बानी कर सकते हैं? और ख़ूबसूरत जानवरों को अपनी कुर्बानी का हिसाब बनाने के लिए हम लोग मवेशी मंडियों में पहुंचते हैं, लेकिन जब वहां पर जाके कीमतें सुनते हैं तो फिर हाल ही हाथ ही वापस आना पड़ता है। बिल्कुल, और ख़ूबसूरत जानवर हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन अब वो पहुँच से दूर हो चुका है। व्यापारी अपने
छतरों को खूबसूरत बनाने की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई देते हैं और ख़रीदार उन खूबसूरत जानवरों को ख़रीदारी की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो चौधरी अशरफ इस वक्त शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं। एक तो इंतज़ामात कैसे हैं और वहाँ पर बकरों की कीमतें कितनी हैं, कितनी बड़ी तादाद में जानवर और ख़रीदार वहाँ पर भावताव में मसरूफ़ हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। जी चौधरी अशरफ, बताइएगा कि क्या माहौल है इस वक्त मंडी का? किस्म का जानवर मौजूद होता है। बकरा ले लें, गाय ले लें, ऊँट ले लें, छतरा ले लें, दुम्बा ले लें, लेकिन इसके साथ साथ उन जानवरों की खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर लोग मसरूफ़ होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ये छतरा का जो है कह सकते हैं बाड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं क्या कहाँ से लाए जी ये आप छतरे? सरगोदा से। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी खूबसूरती कर रहे हैं जी। अच्छा कर रहे हैं। ये तमाम छतरों को आप इसी तरह कंगी और ये बुर्श वगैरह करते हैं? जी करते हैं सर। अच्छा करते हैं। अच्छा, ताकि अगले पसंद आ जाए। तो क्या वजह है कि ये रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों को ये करना पड़ता है? जी। अच्छा, आहो। और ये देखिए मेरे साथ ये दूसरे भाई भी मौजूद हैं और ये कटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? अल्लाह देता मेरा नाम है। अल्लाह देता, ये क्या कर रहे हो? ये कटिंग कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं जानवर को। कितना ये खूबसूरत हो जाएगा और फिर इसकी कीमत में कितना इजाफा होगा? कीमत में इजाफा कोई नहीं, कीमत वही रहेगी, लेकिन खूबसूरती जो है वो अल्लाह पाक को पसंद है, इसलिए खूबसूरत जानवर जो कुर्बान करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने देखा कि ये जो छतरा का मैं यहाँ पर बाड़ा है, यहाँ पर मौजूद हूँ। ये छतरों को खूबसूरत करके करना चाहते हैं और इनका ये भी कहना है कि इससे इनकी कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन खूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करना वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो लिहाजा हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन जानवरों को खूबसूरत करके पेश करें और लोगों को। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, हमें बता रहे थे शाहपुर कांजरा में इस वक्त किस तरह से जानवरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में आज शहद की मक्खियों का आलमी दिन यानी कि वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, और शहद की मक्खियाँ छोटी हीरो हैं जो कि 80% फूलदार पौधों की पोलन करती हैं और फिर फसलों को फलने फूलने में मदद करती हैं। शहद की ये मक्खियों का आलमी दिन शहद मनाने का जो मकसद है वो भी यही है कि बताया जा सके कि ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और फूल जो हम लगाते हैं उनसे भी ये रस कशीद करती हैं, फलों से भी रस कशीद करती हैं और फिर हमारे लिए शहद बनाती हैं और ये शहद की मक्खियों के बगैर हमारी खुराक की जो फ्राहमी है बहुत ज़्यादा सुकड़ जाएगी अगर ये ना हो। कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल इसको कम कर रहा है। नामियाती काश्तकारी जो है वो इसकी हौसला अफजाई उसकी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पलें बढ़ें, ताकि हमारी जो खुराक है उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो अब इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है, मादूम होती जा रही है ये नस्ल, तो इसको हमें मज़ीद जो है वो फैलाना होगा, बढ़ाना होगा। बिल्कुल, और शहद की मक्खियाँ हमारे कुर्रा अर्ज़ के लिए सख्त मेहनत करती हैं और आज के दिन अहद करें कि इनकी हिफाजत की जाएगी, अपने तय भी और हुकूमती सतह पे भी, और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक जिस दिन दुनिया में इंसानी बेहतियाती या किसी कुदरती आफत के बायस शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद दुनिया में इंसान का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो हमें इनकी हिफाजत करनी है और इन्हीं की जो सर्वाइवल हमारी बका भी शामिल है। बिल्कुल जी, और वैसे भी आप देखें कितना मीठा शहद बनाती हैं और कितने मुनज़्ज़म अंदाज में ये फूलों का रस कशीद करके जाती हैं और फिर वहाँ पर ये फल बनाती हैं। और मैं इनकी एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसके अंदर जितनी मेहनती ये हैं शायद ही कोई और इंसेक्ट बहुत डिसिप्लिन भी हैं और पूरा अब इनका जब छत्ता देखते हैं तो उसके अंदर पूरा एक निज़ाम नज़र आता है जिसमें एक मलका मक्खी होती है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, कमांड देती है। और फिर वो जिस तरह से हम देखते हैं कि शहद का तस्करा, शहद की मक्खी का तस्करा कुरान पाक के अंदर भी है, उसके अंदर शिफा भी है, तो इसका इस्तेमाल जारी रहे, इसके लिए हमें इनकी बका को यकीनी बनाना होगा। अच्छा, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है जुनैद, जो मेल इसमें हनी भी हैं वो बिल्कुल बैठी रहती हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ निगरानी करते हैं। पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह किरदार अदा करते हैं ना, वो आसपास बाकी को काम करते हैं और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने पे इत्तेफाक करते हैं। खैर, ये अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है और इसको सर्वाइवल के लिए हमें इसके माहौल को साजगार बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। और आखिर इंसाफ मिल गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है और जज अफजल मजोका ने सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया है फाइनली। जी हाँ, और ये कातिल उमर हयात को सजाए मौत दी गई है। मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अब सजाए मौत है या फिर उम्र कैद है, इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे पहले हम एक रिपोर्ट तैयार की गई है वो देखते हैं और फिर उसके बाद इस केस पर बात करते हैं।
इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुलजिम खुद को बेगुनाह साबित ना कर सका। मुलजिम को सना यूसुफ के घर में फिलांग कर दाखिल होने पर 10 साल कैद और डकैती पर 10 साल कैद और जुर्माना भी आयद किया गया। मुलजिम को मजमूई तौर पर 25 लाख जुर्माना जबकि जुर्माना की रकम अदा न करने की सूरत में 1 साल मजीद कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। सना यूसुफ के वालिद और वालिदा भी अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत उमर हयात की कॉल्स और चैट्स की स्क्रीनशॉट्स पेश किए गए। वकील सफाई ने कहा लिबरल सोसाइटी के डर से सना यूसुफ केस का फैसला नहीं करें, केस को खातन पर मबनी माशरती बहस की तरफ ना ले जाएं। इस पर जज अफजल मजोका ने मुलजिम के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह न करें। केस में मजमूई तौर पर 50 सजाएं समाते हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाहान अदालत में पेश हुए। सना यूसुफ की वालिदा ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है। अब हम देखते हैं कि टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को इबरतनाक सज़ा तो मिल गई है, लेकिन इस पर एक मुख्तलिफ आराज जो पाई जाती हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बासी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से उनसे जानते हैं कि क्या कितनी हेयरिंग्स हुई हैं और इसके बाद जो फैसला सुनाया गया है वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है। आदिल अब्बासी, आप बताइएगा कितना वक्त लगा इस केस को मुकम्मल होने में, कितनी समाअत हुई इसकी और क्या क्या दफ़ात इसमें शामिल की गई थी और किन किन दफ़ात के तहत ये सज़ा दी गई है? देखिए 2 जून को ये वाक़या जो है नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। 4 दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। एक 392 दफ़ा जो है वो लगाई गई थी, जबकि 499 और 411 ये दफ़ात भी शामिल थे। इसमें सबसे बड़ी दफ़ा जो है 302 वो भी शामिल की गई थी। तो कुल 4 दफ़ात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और उससे अगले ही दिन 3 जून 2025 को जड़ावाला से मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई थी। उसके बाद शनाख्त परेड का जो सारा प्रोसेस है वो हुआ था और उसके बाद जो मुलजिम है उनका ट्रायल का बाकायदा आगाज जो है वो 17 सितंबर को किया गया था और 17 सितंबर को पहली समाअत हुई थी। उसके बाद इस केस की कुल 50 से ज्यादा समातें जो हैं वो हुई हैं और इस केस में 31 गवाहान जो है वो मौजूद थे, लेकिन 27 गवाहान की शहादतें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और इसके अलावा जो दीगर प्रोसिक्यूशन है उसने भी अपने शवाहिद जो है वो पेश किए। कुछ स्क्रीनशॉट से वो भी अदालत में पेश किए गए और रिकॉर्डिंग्स थी वो भी अदालत में पेश की गई थी। तो इन तमाम तर शवाहिद और जो गवाहान हैं उनके बयानात की रोशनी में अदालत ने कल जो है ये फैसला महफूज किया था और उसके कुछ देर बाद ये फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया था। जज अफजल मजोका की अदालत है जिसने ये महफूज शुदा फैसला सुनाया और 302 दफा जो इस केस में लगाई गई थी उसमें सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है और 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा जो दफा थी उनमें 392 के तहत 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया गया है, जबकि 411 और 492 के तहत जो दफात लगाई गई थी उनमें 2 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। तो आदिल, क्या मजमूई तौर पे 20 साल की ये कैद बनती है और उसके बाद फिर इसे सजाए मौत दी जाएगी 302 के तहत? साथ में हम देख रहे थे कि इस केस की कार्रवाई के दौरान, हेयरिंग्स के दौरान सेहत जुर्म से इनकार किया जाता रहा है इस कातिल उमर हयात की तरफ से। वो क्या हीले बहाने करता रहा? अगर केस की कार्रवाई थोड़ी सी अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकें। देखिए, जब मुलजिम उमर हयात का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था अदालत में, तो उनकी जानिब से एक तो सेहत जुर्म से इनकार किया गया था और वो बार बार कह रहे थे कि मैं इस केस में शामिल नहीं हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे इस केस से बरी जो है वो किया जाए। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टिकटॉकर जो है सना यूसुफ उनके साथ।
जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो शवाहिद पेश किए गए उन तनाजुर में ही उसके तनाजुर में ही अदालत ने अब सजा जो है मुलजिम की सुनाई है। और ये तमाम तर प्रोसेस जो है 50 से ज़ायद समातें जो है इस केस की हुई थी और उसके बाद अब मुलजिम को सजा जो है सुना दी गई है। कुल 20 साल कैद जो है वो सुनाई गई है और 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अब मुलजिम के पास अपील का हक भी हासिल है। 30 दिन के अंदर ये अपील जो है वो दायर की जा सकती है मुलजिम की जानिब से। तो ये तमाम तर प्रोसेस जो है अब मुकम्मल हो चुका है सजा का और अब अपील के लिए उनके पास 30 दिन का वक्त जो है वो है मुलजिम। आदिल अब्बासी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं 30 दिन की अपील का उनके पास वक्त मौजूद है मुजरिम के पास, और अभी ये फास्ट ट्रैक पर केस चला है, तकरीबन 1 साल के अंदर ये केस मुकम्मल भी हुआ और सजाए मौत की सज़ा भी सुना दी गई, उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी गई। 20 से 21 साल का जो दौरानिया बताया जा रहा है जिसमें उसने उम्र कैद काटनी है, क्या उम्र कैद काटने के बाद उसको सजाए मौत दी जाएगी या फिर पहले भी सजाए मौत दी जा सकती है? और अगर 30 लाख रुपया वो अदा नहीं करता जो कि जुर्माना भी साथ रखा गया है, तो फिर उसकी मद में भी क्या सजा ही काटनी पड़ेगी? देखिए, आज जब तफसीली फैसला जो है इस केस का जारी हुआ है तो उसमें जज साहब की जानिब से लिखा गया है कि जो सजाए मौत का प्रोसेस है उसको रेफरेंस बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस रेफरेंस पर फैसला करेगी कि आया इनको सजाए मौत कब देनी है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर जो है वो अपील मुलजिम दायर कर देते हैं तो इसमें उनके पास अभी चांस बाकी है कि इस सजाए मौत को ख़त्म वो करा सकते हैं दीगर जो आला अदलिया है वहाँ से। लेकिन अदालत ने साथ ही रेफरेंस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया है और जो तयन है वक्त का सजाए मौत का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तय करेगी। ठीक है। और आदिल, हमने देखा कि वालिदैन मौजूद थे, सना यूसुफ के पेरेंट्स, उनकी वालिदा, इस कार्रवाई और इस तमाम हेयरिंग के बाद जो फैसला या सज़ा सुनाई गई है उस पर वो कितने मुतमईन दिखाई दिए? देखिए, उनकी वालदा और वालिद दोनों जो हैं वो अदालत में मौजूद थे और जैसे ही फैसला सुनाया गया तो जब वो कमरा अदालत से बाहर आए तो मीडिया नुमाइंदगान ने भी उनसे सवालात किए, लेकिन वो बारहा एक ही बात दोहराते रहे कि वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आला अदलिया जो अदलिया का फैसला है, जो उनके साथ वकील खड़े रहे, जो पुलिस अफसरान ने उनकी मदद की, उनका शुक्रिया उन्होंने अदा किया और काफी मुतमईन जो है उनके वालिदैन दिखाई दे रहे थे और बारहा अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करते दिखाई दे रहे थे। ठीक है। अच्छा आदिल अब्बासी, वैसे तो ये टेस्ट केस बन चुका है, उन तमाम जो शरपसंद अनासर हैं या जुराइम पेशा अफराद हैं कि यूं ही किसी की जान नहीं ली जा सकती, और जिस फास्ट ट्रैक पे ये फैसला हुआ है बड़े खुशाइंद है कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ देने के लिए बैठी हुई और मुतहरक हैं। लेकिन इस बंदे की अगर बात की जाए, मुजरिम की बात की जाए, कातिल की बात की जाए, तो उसकी केस की पैरवी कौन कर रहा है, उसके अहले खाना में कौन कौन मौजूद है, और जो आप कह रहे हैं कि वो दरख्वास्त दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, उसके पास इस वक्त भी राइट मौजूद है 30 दिन तक का, वो क्या उसके अंदर कौन पेरेंट्स कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, बहन भाई कर सकते हैं, और अहले खाना में है कौन? देखिए, मुलजिम उमर हयात की तरफ से उमर नवीद एडवोकेट जो हैं वो अदालत में पेश होते रहे और उनकी जानिब से ही इस केस में दलाइल जो हैं वो दिए गए। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस मुलजिम को फंसाया जा रहा है इस केस में, इस केस से उसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। और जब भी किसी केस में किसी मुलजिम को सजा सुनाई जाती है तो मुलजिम की तरफ से ही अपील जो है वो दायर की जाती है आदला अदलिया में। तो जब उनके वकील से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था अब उनके पास जो आगे चांस मौजूद है आला अदलिया में, वो इस केस के फैसले को चैलेंज जो है वो करेंगे और अपील जो है वो दायर करेंगे। ये ऑप्शन तो जाहिर बात है कि जिसको सज़ा मिली है उसके पास ये होती है, लेकिन जो सबूत मौजूद थे, जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं मौके की है और जो गवाहान के बयानात सामने आए हैं, उसको देख के कितने इम्कानात हैं कि इस फैसले में कोई तब्दीली वाक़ई हो जाए अगर रिव्यू पिटिशन पे वो अपना हक इस्तेमाल करता भी है इसको चैलेंज करने का फैसले को?
आदिल, क्या आप सुन पाए हमें? आदिल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि क्या शवाहिद जो अभी तक पेश किए गए हैं, जो गवाहियाँ पेश की गई हैं, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, तो उन सबको देखते हुए भी क्या लगता है कि इस फैसले में कोई तब्दीली आ सकती है अगर वो अपनी एप्लीकेशन दायर करता है, अपील दायर करता है? तो देखिए, अदालत में जब हम मौजूद थे और तमाम तर समात जो है 50 से ज़ायद समातें हुई, उन सब में तकरीबन हम मीडिया नुमाइंदगान जो है वो मौजूद थे। तो उसमें जो शवाहिद और वीडियो जो सबूत जो है वो अदालत में पेश किए गए। इसके अलावा जो गवाहान थे, 27 गवाहान ने शहादतें जो है वो रिकॉर्ड कराई थी। तो इन सब के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इस अपील से भी उन्हें कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ लकुनाज जो हैं वो जो कानून है हमारा उसमें मौजूद होते हैं और कानून में से ही रास्ते जो हैं वो निकलते हैं। तो जो उनके वकील थे उनका यही कहना था कि वो पुरुम्मीद है कि जब आला अदलिया में जो अपील है वो दायर की जाएगी तो उन्हें इससे फायदा जो है वो मिलेगा और मुल्जिम की जो सजा है वो खत्म करा सकेंगे। जो उनके वकील थे उनकी जानिब से तो यही मौका अपनाया गया। लेकिन अब देखना यही है कि अगर अपील दायर होती है तो उस पर आला अदलिया जो है वो क्या फैसला देती है। अच्छा आदिल, अगर थोड़ा सा याद दहानी के लिए, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, घर पे सना यूसुफ के कौन कौन मौजूद था और उन गवाहान की मौजूदगी में क्या ये कार्रवाई हुई? उनकी तरफ से भी बयानात यकीनी तौर पे दिए होंगे इस कार्रवाई में? देखिए, जब ये कत्ल का वाक़या जो है वो पेश आया तो जो पुलिस और तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानिब से बताया गया था कि इनकी जो कत्ल होने वाली टिकटॉकर है सना यूसुफ, वो और उनकी खाला जो है वो घर में मौजूद थी। इनकी वालदा जो है वो मार्केट गई हुई थी और इसके अलावा घर में कोई मौजूद जो है वो नहीं था। एक उनकी खाला थी और एक टिकटॉकर जो सना यूसुफ है वो मौजूद थी। तो उनका भी जो बयान है वो अदालत में रिकॉर्ड किया गया था और इसके अलावा दीगर 27 गवाहान जो हैं उनकी शहादतें जो हैं वो भी रिकॉर्ड की गई थी। और इस तमाम के तनाजुर में ही अगर देखा जाए तो सजा जो है वो बिल्कुल ठीक सुनाई गई है और जो तमाम तर गवाहान हैं और सबूत जो है वो मुल्जिम के खिलाफ ही जो है वो पेश किए गए थे। और बिल्कुल सही, बड़ा ही बरवक्त फैसला किया गया है और सज़ा जो सुनाई गई है हम उम्मीद करते हैं कि उस पर अमल दरामद हो, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है और बड़ा ही फास्ट ट्रैक पर ये केस चलाया गया है और उसके बाद इस बच्ची को इंसाफ मिला है। वालिदैन भी बड़े खुश हैं और इस हेयरिंग से जो कि 50 समातें हुई हैं और उसके बाद जाके ये फैसला हुआ है। और इस तरह के मुजरिमों को ये सबक मिलना चाहिए कि किसी के घर में घुसकर किसी की बहन बेटी को इस तरह से निशाना बनाना, इसकी सज़ा कितनी सख्त हो सकती है। और बुनियादी तौर पे जो ये तनाज़ा था या जो उसको रंजिश थी इस शख्स को, उमर हयात को, कातिल को, वो ये थी कि दोस्ती के लिए काफ़ी अरसे कोशिश करता रहा, ऑफ़र करता रहा और मुसलसल इनकार की वजह से तैश में आके और बदले की नीयत से इसने सना यूसुफ जो कि टिकटॉकर थी, और ये शख्स जो कातिल है उमर हयात, ये भी एक टिकटॉकर है, और इसने फिर रंजिश में आकर उसके घर जाकर उसे गोलियों के फायर करके कत्ल कर दिया। और इस मासूम बच्ची को सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी गई कि उसने दोस्ती से इनकार किया है क्योंकि उसकी ख्वाहिश नहीं थी और ज़बरदस्ती। तो ये टेस्ट केस एक बन चुका है। इस सज़ा पर हम उम्मीद करते हैं कि अमल दरामद हो और ये बाकी ऐसे तमाम मुनासिब दिन में कोई इरादा लिए बैठे हैं कि वो अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, किसी की जान लेते हैं और वो बच जाएंगे, तो वो उनके लिए भी एक सबक के तौर पे सामने रहे। बिल्कुल जी, आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा एक न्यूज़। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी आपका। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ भी होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और एक अहम मामला जो कि इस वक्त दरपेश है, खैर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो ये मामला नहीं लगता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ई हो रही है और इसकी वजह सोशल मीडिया का भी एक बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। तो नई दुनिया, बदलते रवैये और कम होती शरह पैदाइश, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इसके साथ इंसानों के रहन सहन, ताल्लुकात और तरजीहात भी तब्दील होती जा रही हैं।
बिल्कुल। और आज जहां स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ने ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं माहिरीन अब इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि क्या यही टेक्नोलॉजी हमारी समाजी ज़िंदगी, हमारी ख़ानदानी निज़ाम को भी तो नहीं मुतासर कर रही। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शरह पैदाइश में मुसलसल कमी देखी जा रही है और रिवायती वजूहात जैसे महंगाई है, करियर का दबाव भी है, ताख़ीर से शादियाँ भी हैं, ये वजूहात तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब स्मार्टफोन्स और डिजिटल लाइफस्टाइल को भी इसमें तब्दीली की एक बड़ी वजह समझा जा रहा है। तो किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से रिवाइवल किया जा सकता है, हम उसी ख़ानदानी निज़ाम में किस तरह से आ सकते हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और आजकल का जो कपल है वो ये सोचता है कि हमारे और बहुत सारे गोल्स हैं और हम बच्चे पैदा करके उसमें फंसना नहीं चाहते, एक नई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो इसी वजह से हमारा शायद ये निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है, बच्चों की शरह पैदाइश में भी कमी आ रही है। तो उमैर जलियांवाला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको उमैर भाई। और उमैर भाई, वाकई पाकिस्तान में जिस तरह जुनेद भी कह रहे थे, पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार नहीं होता। पाकिस्तान में तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए एक बार देखते हैं हम, फिर एक अगला बच्चा आ जाता है। और यहाँ पर तो ट्रेंड ये भी है कि छोटे जो है, जब बड़ा थोड़ा सा हो जाता है पहला बच्चा, तो उसके खेलने के लिए एक बच्चा और लाया जाता है, फिर वालिदैन को खुश करने के लिए एक बच्चा और लाया जाता है। यहाँ पर तो बच्चों को पैदा करने की शरह यहाँ तो पूरा एक महकमा चल रहा है, महकमा बहबूद आबादी, जो इसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। खैर उमैर भाई, इससे जो ये वजूहात है, जो अभी हम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़, ये कितना असरअंदाज हो रहा है इस पर? जी, आपने बहुत अच्छा जो आपने तारुफ जो कराया आज के मौजू का, उसमें आपने खुद ही जवाब दिया कि ये सिर्फ वक्त की कमी नहीं है, इंसान बदला है, रिश्ते बदले हैं। जो हम साथ बैठ के जो रिश्ते चलाते थे, अब हम ऑनलाइन चलाते हैं। जो हम मुलाकात करके अपडेट्स करते थे, अब हम प्रोफाइल अपडेट्स करते हैं। और जो सिर्फ अपने काम करते थे और अपनी सादगी में रहते थे, थोड़ा बहुत पता चल जाता था, अब भरमार है ख़बरों की, इश्तिहारों की, मुकाबलों की। तो जहन जो है और जो ज़िंदगी है उसमें वही वक्त है। तो आप देखेंगे कि लोग अपनी जवानी भी ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, यानी शादी भी देर से करते हैं, देर से शादी करने पे आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये बड़ी हिला देने वाली बात है कि बहुत सारे ममालिक अब 2.1% से नीचे चले गए हैं, यानी कि जो उनकी आबादी है वो सस्टेन नहीं करेगी, जितनी है वो कम होती चली जाएगी। और इसमें कुछ ममालिक पहले से उस सफ़ में शामिल थे, लेकिन अब जैसे आपने इशारा किया, जहाँ पे इंटरनेट पहुँचा है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहूँगा कि सिर्फ किसी चीज़ के पहले होने और उसकी वजह से कुछ होने से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये उसकी वजह से हुआ है, लेकिन ज़रूर ये जुड़े हुए नज़र आते हैं कि इंसान बदला है, सोच बदली है, रिश्ते बदले हैं। अब लोग वैसे ट्रैप्स में नहीं हैं, वैसी टॉक्सिसिटी में रिश्ते नहीं बनाते जैसे माजी में बनाते थे। एक अलबत्ता खुश आइन बात है, वो ये कि जो ख़वातीन पहले जब काम कर बच्चे नहीं पैदा कर पाती थी उनके लिए बड़ा शिफ्ट आया है। अब वो काम भी कर सकती हैं, अब बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट, इसी तरीके से फादर्स को टाइम मिलना, पॉलिसीज़ में शिफ्ट आना। तो ये बड़े वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से वो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कि पहले नहीं कर पाते थे, स्पेशली करियर ख़वातीन, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था उनके लिए। बिल्कुल सही। तो अभी आपके ख्याल में ये ट्रेंड जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये इसमें तब्दीली मुतवक्के है? वक्त के साथ साथ जब हमें इन गैजेट्स या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होने देना, ये सीखना पड़ेगा। किस तरह से अब इसको रिवाइव किया जा सकता है? ऑलरेडी सीख रहे हैं। आपको नई महफिलें नज़र आएंगी जिसमें फ़ोन जमा कराना पड़ता है पुराने घरों में। और जो लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोनों के करीब नहीं आने दिया यंग एजों पे, अपने घरों पे सख्त रिचुअल्स लगाए कि किस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो ऑलरेडी लोगों को करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप माइंडफुल शख्स हैं, अगर आप अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने आप को हर वक्त स्क्रोलिंग में नहीं लगाएंगे। तो ये मैनेजमेंट तो अब ज़रूरी हो गई है। लेकिन जो ट्रेंड है, जिस तरफ दुनिया एक जिस लाइफस्टाइल की तरफ चल पड़ी है, उसमें इसको रिवर्स करना इतना आसान भी नहीं है। सो आई वुड से कि थोड़ा सा वक्त लगता है और इंसानियत जो है वो एक तरफ जाती है फिर रिवर्स करती है, लेकिन अभी हम उसमें हैं कि हम जा रहे हैं उस तरफ। जैसे आपने इशारा किया ना कि पाकिस्तान में तो अभी ये बात बॉदर भी नहीं करती। पाकिस्तान में तो अब जोड़े ये बात करते हैं कि हमने बच्चा पैदा नहीं करना, इतने साल तक नहीं करेंगे, या एक करेंगे या दो करेंगे, गिनती लगाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तो बड़ी नई बातें हैं, लेकिन
मुख्तलिफ कल्चर्स के लिए बहुत पुरानी गुफ्तगू रही है। अच्छा, तो उमैर मुझे भाई, लगता है जिस तरह आप कि जब भी वो बात कर गुजर रहे चुके थे, हैं तो वो वापस आएंगे। जी, जैसा आप भी कह रहे थे कि अब करियर जो वुमेन है वो भी अब ये सोचती हैं कि अब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं जॉब के साथ भी, और मर्दों को भी अब बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं क्योंकि उनको भी छुट्टियां मिलती हैं पेड, तो वो भी साथ में अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इस तरह से भी हम देख रहे हैं कि कपल अब इस चीज़ के लिए संजीदा हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तो शादियों का लेट करना, जैसा आप भी कहते हैं जवानियों को सस्टेन रखने के लिए अपनी जवानी को वो शादियाँ ही लेट करते हैं, तो शादियाँ लेट करना भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह बनती है। बहुत सारे कपल इसलिए भी औलाद से महरूम रह जाते हैं। फिर दूसरी रीज़न ये भी, मैं अगले दिन एक मूवी देख रही थी और मूवी के अंदर वो बीवी चाह रही होती है कि वो फैमिली बढ़ाएं और वो बच्चे पैदा करें, लेकिन शौहर कह रहा होता है कि ये नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट है, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता, इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट तो है बच्चा, इसमें कोई शक नहीं है। आप साल हर साल लगा के उसको जवान करते, परवान चढ़ाते और पढ़ाते लिखाते, और उसके बाद जो फिर आप बुढ़ापे में अकेले बैठे हुए होते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अब वालिदैन को उस तरह से मोहब्बत और प्यार नहीं मिलता है, तो जो यंग जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमने बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं। मैं इस ऐसी गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता। जो एक जॉय है और इंसानी लेगेसी जो छुपी हुई है अपने किन के अंदर, अपना बच्चा, अपनी औलाद, और उससे सिर्फ ये तवक्को लगाना कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी खिदमत करेगा, ये कैसे माँ बाप की सोच है? मुझे ये सोच से इत्तेफाक नहीं है। आपको और नस्ल बढ़ाना जो है वो बहुत एक आपको बड़ा कर देता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना वो छोटे रह जाते हैं, और जो लोग बच्चे बड़े करते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जितना इस ट्रांजैक्शनली आज की बहुत सारी गुफ्तगू में ये आता है, इतनी ट्रांजैक्शन है नहीं। ये बहुत एक जॉयफुल काम है, फुलफिलिंग काम है, रौनक आ जाती है, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, आप दोबारा जीते हैं। और तो खैर वो एक जो आपने जिस तरीके से उसकी तरफ इशारा किया ना, और बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको इतना ट्रांजैक्शनली ना लिया जाए प्लीज़। ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, और ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है कि मेरे बच्चे मेरी खिदमत करें। नहीं जी, आपके बच्चे अच्छे बड़े हों, आपके बच्चे दुनिया की खिदमत करें और आपकी भी खिदमत करें, लेकिन हर वक्त आपके साथ चिमटे हुए ना हो। ये तसव्वुर हमारे दिमाग में जो है ये रिश्तों को ख़राब करता है। तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। और लास्टली बात ये कि देखें, पहले तो लोग इसलिए बच्चे पैदा करते थे, शादी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी हो जाती थी, लोग कहते थे क्या मसला है, क्या मसला है। अब हम उस फेज से बाहर आ गए। मुझे लगता है अब जो पेरेंट्स कम बच्चे पैदा करते हैं, मुख्तलिफ वक्त पे करते हैं, देर से करते हैं, लेकिन फिर ओन तो करते हैं ना, फिर उसको पालते तो हैं, फिर उसकी मिनट टू मिनट की जिम्मेदारी तो लेते हैं, उसको बेहतरीन एक्सपोजर तो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ हुए चले जा रहे हैं तो वो फिर पले भी ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो कहीं पे दाद भी दें इस जनरेशन को कि ये कॉन्शियस फैसले करने वाली जनरेशन है। ये सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा नहीं करे क्योंकि करना चाहिए, ये उस वक्त करना चाहती है जब वो खुद मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उस स्पेस में अपने आप को फील करती है, जो कि एक बड़ी इनकरेजिंग बात है। हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं जिसमें गरीबों के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो ये कभी नहीं सोचते थे। और हमें ये सिखाया गया है, प्रीच किया गया है कि नहीं जी अल्लाह पालेगा। तो मैं इस बात पे बहुत दर्द खाया हुआ हूँ, और हमारे मुल्क के मसाइल नहीं हल हो सकते जब तक हमारी आबादी कंट्रोल में नहीं आती। तो पाकिस्तान में हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये बड़ा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। बहुत शुक्रिया उमैर जलियांवाला। क्या ये मशवरा है, ये राय है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, और कुछ SOPs, कुछ हमें तौर तरीके अपने लिए भी डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं कहीं उसके लिए वबाल जान ना बन जाए, उसको ये मुतासिर करना इस कदर शुरू ना कर दे कि हमारी ज़िंदगियाँ इससे तबाह हो जाएँ। बिल्कुल, और वक्त पर शादियां होना भी बहुत ज़रूरी है। जब वक्त पर शादियां नहीं होती हैं तो कपल्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसकी वजह से वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं और जनरेशन, उनका ख़ानदान, उनका कुंबा नहीं बन पाता है। तो ये भी एक बेसिक वजह है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।